नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। ओडिशा का स्थापना दिवस आज। बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था ओडिशा। देश में खनिजों के उत्पादन में ओडिशा की 44.9% की है हिस्सेदारी। आरबीआई की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ आज। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था गठन। बैंकर्स बैंक है आरबीआई। जगन्नाथ रथ यात्रा को मिली इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट की नेशनल इन्वेंट्री में जगह। यूनेस्को की सूची में शामिल होने के लिए पहला कदम। संगीत नाटक अकादमी ने जारी की सूची। आइए शुरू करें। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सबके लिए एक जरूरी सूचना यह है कि 4 अप्रैल 2025 को स्टडी IQ IAS की टीम आ रही है पटना और उसके आसपास रहने वाले स्टूडेंट्स से मुलाकात के लिए ये सेशन प्लान किया गया है। पटना के AN कॉलेज में स्टडी IQ की फैकल्टीज और स्टूडेंट्स के बीच एक मीटअप प्लान है। इस फैकल्टी स्टूडेंट मीटअप में मैं और मेरे साथ स्टडी IQ की अन्य फैकल्टीज मौजूद रहेंगी। इसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। इसका लिंक न्यूज एट 9 के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया गया है। तो चलिए जल्द मिलते हैं पटना में। आप सबका इंतजार रहेगा। आइए शुरू करें। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए, बिहार झारखंड जैसे राज्यों की तरह ओडिशा भी बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा था। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को अलग राज्य बनाया गया। ऐतिहासिक तौर पर इस क्षेत्र को उत्कल और कलिंग के नाम से जाना जाता था। ओडिशा के स्थापना दिवस के मौके पर हम जानेंगे कि भारत के पूर्वी हिस्से में बसे इस राज्य के बारे में कुछ अहम जानकारियां क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं ओडिशा की ज्योग्राफी के बारे में। भारत के पूर्वी तट पर बसा ओडिशा अपनी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से साझा करता है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, जिसके चलते ओडिशा की तटरेखा तकरीबन 450 किलोमीटर लंबी है। ओडिशा के कोस्टल प्लेन्स को हेक्सा डेल्टाइक रीजन या फिर गिफ्ट ऑफ 6 रिवर्स कहा जाता है। ओडिशा की प्रमुख नदियों में वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, सुवर्णरेखा और ऋषिकुल्या शामिल है। महानदी पर बना हीराकुंड डैम इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। ये दुनिया के सबसे लंबे अर्दन डैम में से एक है। अर्दन डैम से मतलब ऐसे डैम से है जो नेचुरल मटेरियल्स जैसे प्राकृतिक मिट्टी, चट्टानों और बजरी का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इस डैम पर महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट देने के लिए गांधी मीनार बनाई गई है। ओडिशा में स्थित चिल्का लेक एशिया की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लगून है। ये दया नदी के मुहाने पर स्थित है। चिल्का लेक रामसर कन्वेंशन के तहत भारत से दर्ज अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली आर्द्र भूमि थी। ओडिशा के 72% हिस्से पर प्री कैम्ब्रियन रॉक्स पाई जाती हैं। इन रॉक्स में ओडिशा के अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। ओडिशा में बॉक्साइट, आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट और तांबा सरीखे मिनरल्स पाए जाते हैं। 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के खनिज उत्पादन में ओडिशा की हिस्सेदारी 44.9% की है। ओडिशा राज्य में हॉकी के खेल को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए हैं। ओडिशा के राउरकेला में दुनिया में सीटिंग के लिहाज से सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी स्थित है। इसे बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ओडिशा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का दर्जा हासिल है। कलिंग वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में से ये एक है। मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सूर्य की पहली किरणें सीधे भगवान की मूर्ति पर पड़े। 1 अप्रैल का दिन भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई के स्थापना दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। आरबीआई आज अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आरबीआई देश की महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। आरबीआई ने केंद्रीय बैंक के तौर पर पब्लिक का विश्वास अर्जित किया है। सालों से देश में प्राइस स्टेबिलिटी, ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने में इसने अहम भूमिका निभाई है। विकसित होते राष्ट्र की जरूरतों के मुताबिक आरबीआई ने खुद को लगातार तैयार किया है। 1990 के आर्थिक उदारीकरण से लेकर कोविड-19 की महामारी के दौरान आरबीआई ने देश की जरूरतों के मुताबिक काम किया है। आरबीआई ने नाबार्ड, आईडीबीआई, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना के जरिए कृषि, छोटे उद्यम और हाउसिंग के लिए जरूरी मदद मुहैया कराई है। लीड बैंक स्कीम के जरिए आरबीआई ने आर्थिक समृद्धि और समावेशन को बढ़ावा दिया है। लीड बैंक स्कीम एक ऐसी योजना है जिसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग और ऋण की सुविधाओं को मुहैया कराना है। ये योजना सर्विस एरिया अप्रोच के सिद्धांत पर काम करती है। इसके तहत एक क्षेत्र के लिए एक बैंक असाइन किया जाता है। आरबीआई ने देश में एक मजबूत फिनटेक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने का भी काम किया है। अगस्त 2024 में आरबीआई ने फेस यानी फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट को
फिनटेक सेक्टर में पहले सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मान्यता दी है। आपको बता दें कि आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, जिसे 1937 में स्थायी रूप से स्थापित किया गया था। पहले आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था। उस समय आरबीआई के लगभग सभी शेयर्स का मालिकाना हक गैर सरकारी हाथों में था। इसलिए कुछ लोगों के हाथों में शेयर्स के केंद्रीयकरण को रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण के बाद से आरबीआई पर मालिकाना हक भारत सरकार का है। आरबीआई भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के साथ ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अहम रोल प्ले करता है। आरबीआई भारतीय वित्तीय और मौद्रिक व्यवस्था में अहम शक्तियों के साथ भारत के सभी बैंक्स को भी कंट्रोल करता है। इसीलिए आरबीआई को अक्सर बैंकर्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर के पद पर संजय मल्होत्रा काबिज हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। संगीत नाटक अकादमी ने ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा और बाली यात्रा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची की नेशनल इन्वेंट्री यानी राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है। इस लिस्ट के जरिए भारत के विभिन्न राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जाती है। संगीत नाटक अकादमी भारत के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक शीर्ष सांस्कृतिक संस्था है। संगीत नाटक अकादमी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की इस सूची को राष्ट्रीय स्तर पर मेंटेन करती है। देखिए, इस सूची में शामिल होना एक पहला कदम है। इसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा और बाली यात्रा को यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। आपको बता दें कि यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भारत की तरफ से 2008 में कुट्टियट्टम केरल का संस्कृत नाटक, रामलीला हिंदू धार्मिक नाटक और वैदिक वेद पाठ की परंपरा को सूची में शामिल किया गया है। 2009 में रम्मन, जो गढ़वाल हिमालय क्षेत्र का धार्मिक त्योहार और पारंपरिक थिएटर है, उसे भी इसमें जोड़ा गया। 2010 में छऊ नृत्य, कालबेलिया लोक संगीत और नृत्य और मुदियट्टू को भी शामिल किया गया। छऊ नृत्य एक युद्ध कला नृत्य है जो ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। कालबेलिया राजस्थान की एक जनजाति का नृत्य है, जबकि मुदियट्टू केरल का पारंपरिक नाटक है। 2012 में बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख को इस सूची में शामिल किया गया और 2013 में मणिपुर के संकीर्तन को जोड़ा गया। 2014 में पंजाब के ठठेरा समुदाय की पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की कला को भी शामिल किया गया। इसके बाद 2016 में योग और नवरोज, 2017 में कुंभ मेला, 2021 में दुर्गा पूजा और 2023 में गरबा को इस सूची में शामिल किया गया। इन सांस्कृतिक धरोहरों के शामिल होने से न सिर्फ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को दुनिया भर में पहचान मिलती है, बल्कि इनकी रक्षा और संरक्षण में भी मदद मिलती है। इस सूची में शामिल होने से इन परंपराओं की वैश्विक मान्यता बढ़ती है। आईएमएफ के बाद अब डॉयचे बैंक ने भारत की ग्रोथ को लेकर उम्मीद जताई है। इसके मुताबिक भारत की ग्रोथ रेट 7 से 8% के करीब रह सकती है। साथ ही दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की ग्रोथ रेट ज्यादा समावेशी रहने की उम्मीद की जा रही है। अगले 5 साल भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के लिए बेहद अहम बताए जा रहे हैं। इसके मुताबिक भारत के लिए 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था के आकार को 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाना मुश्किल नहीं होगा। गौरतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 6 से 6.5% की दर से वृद्धि कर रही है। साथ ही भारत निवेश के लिए भी एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना हुआ है। भारत में एफडीआई के निवेश में सालाना 10 से 20% की वृद्धि हो रही है, लेकिन अभी भी एफडीआई ने अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दर्ज नहीं कराई है। डॉयचे बैंक के मुताबिक भारत को विदेशी निवेशकों को और आकर्षित करने के लिए अपने रेगुलेशंस को आसान बनाना चाहिए।
साथ ही कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर ग्रोथ में जो कमी देखी जा रही है उसका असर भारत की ग्रोथ पर कम होगा। आंकड़ों के मुताबिक अगर दुनिया के जीडीपी में 1% की गिरावट दर्ज की जाएगी तो भारत की जीडीपी में यह असर महज 0.5% का ही होगा। साथ ही भारत के ग्रोथ के इस सफर में एक चुनौती की तरफ भी ध्यान दिलाया गया है। देखिए, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन केंद्र, राज्य और जिलों के स्तर पर मल्टी लेयर्ड गवर्नेंस होने के चलते इससे निर्णय की प्रक्रिया भी धीमी होती है। भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए संरचनात्मक सुधारों पर काम करना चाहिए। आइए जल्दी से देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। वर्तमान में यह दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण नेटवर्क के तौर पर काम कर रहा है। इसमें सरकारें और नागरिक संगठन दोनों बतौर सदस्य शामिल हो सकते हैं। IUCN द्वारा IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज जारी की जाती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सूची है जिसमें पौधों, जानवरों और फंजाई प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को बताया जाता है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नए गवर्नेंस मॉडल की शुरुआत की है। इसे P4 यानी पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप नाम दिया गया है। इस मॉडल के तहत बंगारू कुटुंबम मार्गदर्शी योजना भी शुरू की गई। इसका उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह गरीबी मिटाने और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकारी, निजी और नागरिक भागीदारी को एक साथ लाता है। इसके पहले चरण में 20 लाख से अधिक लोगों को लाभ देने की योजना है। इस पहल के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, शिक्षा सहायता और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी। यह नया गवर्नेंस मॉडल बाकी राज्यों के लिए भी एक आदर्श कल्याणकारी नीति का विकल्प प्रदान करता है। झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र का आदिवासी समुदाय सरहुल त्योहार मना रहा है। यह वसंत और नववर्ष का पर्व है जो प्रकृति पूजा से जुड़ा है। सरहुल का अर्थ है साल वृक्ष की पूजा। ऐसी मान्यता है कि यह सूर्य और धरती के मिलन का प्रतीक है जो जीवन और कृषि चक्र के लिए जरूरी है। इसे उरांव, मुंडा, संथाल, खड़िया और हो जनजातियां मनाती हैं। यह झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार में मनाया जाता है। यह त्योहार 3 दिनों तक सरना स्थलों में मनाया जाता है जिसमें साल के फूल सरना माँ को चढ़ाए जाते हैं और इस दौरान जदुर, पोर जदुर और गेना जैसे पारंपरिक नृत्य भी किए जाते हैं। त्योहार के अंतिम दिन हंडिया यानी चावल के पारंपरिक पेय के साथ सामूहिक भोज होता है। आज से केंद्र सरकार ने UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। यह NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम का एक विकल्प है। UPS योजना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा में आए हैं। इसके तहत उन्हें सेवानिवृत्ति पर पिछले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, लेकिन न्यूनतम 10 साल की सेवा अनिवार्य है। इसके अलावा हर कर्मचारी को 10,000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी भी दी गई है। साथ ही यदि पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को अंतिम पेंशन का 60% मिलेगा। इस योजना का मकसद सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस बार बिहार के राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक हॉकी का एशिया कप 2025 होने वाला है। यह राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच समझौता किया जा चुका है। इससे पहले राजगीर ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 सफलतापूर्वक आयोजित की थी। एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चीन और मलेशिया सहित 8 टीमें हिस्सा लेंगी। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया ने सबसे ज्यादा यानी 5 बार ये खिताब जीता है, जबकि भारत और पाकिस्तान ने 3-3 बार ट्रॉफी जीती। खास बात यह है कि यह टूर्नामेंट 2026 पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफायर भी होगा, यानी जीतने वाली टीम को सीधा विश्व कप में प्रवेश मिलेगा। चिली के राष्ट्रपति ग्रेबियल बोरिक फोंट 5 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं। उनके साथ मंत्रियों, सांसदों और व्यापारिक प्रतिनिधियों का एक उच्च स्तरीय दल भी है। यह उनकी पहली भारत यात्रा है। वे आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां वे व्यापार, उद्योग और स्टार्टअप क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करेंगे। चिली लैटिन अमेरिका में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। इसके अलावा दोनों देश UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं। भारत से इंजीनियरिंग के सामान, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, रसायन और टेक्सटाइल्स चिली को निर्यात किए जाते हैं। भारत चिली को दवाइयां भेजने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। 2024 में भारत चिली व्यापार $2.6 बिलियन के करीब था।
आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, सरहुल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में बसे आदिवासी समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। यह प्रकृति पूजा से संबंधित है। सही कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, मुदियेट्टू पद संबंधित है केरल के सांस्कृतिक नाटक से, कर्नाटक के लोकगीत से, तमिलनाडु के आदिवासी त्योहार से, या फिर आंध्र प्रदेश की चित्रकला से। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, ऑपरेशन ब्रह्मा संबंधित है म्यांमार को भारत द्वारा दी गई सहायता से, यूक्रेन को भारत द्वारा दी गई सहायता से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को भारत द्वारा दी गई सहायता से, या फिर नेपाल में भेजी गई भारत द्वारा सहायता से। सही जवाब है म्यांमार को भारत द्वारा दी गई सहायता से, यानी विकल्प ए। और अगला प्रश्न है, कसाम पट्टी पवित्र उपवन को हाल ही में जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। ये किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही जवाब है तमिलनाडु, ऑप्शन ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों के जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।